अब रुक करेंगे हमारी 10 बजे की बड़ी बहस का। बड़ा सवाल यही है कि चीन के विश्वासघात का जवाब हिंदुस्तान किस तरह से देगा। हिंदुस्तान का रिस्पांस मेजर्ड रहा है, लेकिन दुख की बात यह हमारे 20 जवानों की, जिसमें ऑफिसर शामिल हैं, सीओ शामिल हैं, उनकी शहादत और देश भर में उसे लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, किस तरह से लोग अपना गुस्सा उसे जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे सेना की हलचल तेज हुई है, ट्रूप्स की मूवमेंट की बात वहां पर कही जा रही है, तो दूसरी तरफ चीन के आर्थिक बहिष्कार की मांग जो बीते एक महीने में काफी तेज हुई है और देश में गुस्सा है। और ये गुस्सा वाजिब गुस्सा है, ये गुस्सा अपने जवानों की शहादत को लेकर है, ये गुस्सा उस विश्वासघात को लेकर है जो चीन टेबल पर कुछ कहता है और करता कुछ और है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर BR दीपक हैं, इंडो चाइना रिलेशन एक्सपर्ट हैं, सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हिंदुस्तान का रिस्पांस क्या होगा। पिछले 24 घंटों में लोग ये नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ चीन डी एस्केलेशन की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, टेबल पर बात करता है, और फिर करता कुछ और है, पीठ में छुरा घोंप रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, चीन ने धोखा दिया है, ट्रेचरी किया है। और जब बात हो रही थी डिसएंगेजमेंट की, जब कार्रवाई चल रही थी डी इंडक्शन की, उस वक्त के अंदर में ये हरकत की है। सबसे पहले तो मैं अभी भी वेट करना चाहता हूं मिलिट्री स्टेटमेंट का और गवर्नमेंट की स्टेटमेंट का। जिस प्रकार इनपुट है कि 20 जवान मार्टियर हुए हैं, जिसके अंदर में एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, चाइना की तरफ में 43 मरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये पूरा गलती पूर्ण रूप से चाइना की है। ठीक 8 मई से ही उनकी एक्टिविटी ज्यादा थी और ना सिर्फ लद्दाख के इलाके में, चारों तरफ उनकी, पूरे संसार में उनकी एक्टिविटी उसी प्रकार अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी थी। इनफैक्ट जब बात हो रही है मीटिंग्स के अंदर में, जब 6 जून की मीटिंग सफल थी, उसके बाद में इसको सुलझाया जा रहा था, और उस वक्त के अंदर में ऐसा काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और बड़ी बात यह है, बात रात की थी, ये डंडे लाठी ये तो सिर्फ PLA ही कर सकता है, क्योंकि PLA ने अब जो उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस वो इतना ही है कि तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर को कैसे मारा जाए, आम टैंक्स लेके जाओ वहां पे मारो, तिब्बत में किस प्रकार मारो। वो कॉम्बैट सोल्जर नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। लेकिन हम लोग अलग हैं। अभी जो बड़ी बात यह है कि रिस्पांस तो पक्का होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। उसमें किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि ऐसी हालत के बाद में उसका जवाब ना दिया जाए। लेकिन देखिए, अभी ऑन ग्राउंड भी कल बात एक कमेंट में यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, डॉक्टर पात्रा का लेना चाहती हूँ। समय आऊंगी आगे आपके पास, क्योंकि एक लंबा डिस्कशन है और इस पर बहुत डिटेल में बात होनी जरूरी है। दर्शकों के इस खबर के हर पहलू को तथ्यों के आधार पर, बार बार जी न्यूज ने आपसे कहा, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, अफवाह नहीं दिखाएंगे, तथ्य प्रमाणिक ठोस कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, हम ये लगातार दिख रहे हैं, हिंदुस्तान के रिस्पॉन्स की बात हो रही है और हम देख भी रहे हैं हिंदुस्तान सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। हमारी सेना जो है उसका मनोबल ऊंचा है और वो अपने तरीके से जवाब भी दे रही है। लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रख रही हूं, और विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है जिसके जवाब आपको देने। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वो कहां छिपे हुए हैं, बहुत हो गया, हमें ये पता करना है चाइना ने हमारे सोल्जर्स को क्यों मारा, और हमें ये पता करना है कि चाइना ने हमारा लैंड क्यों लिया। अदिति जी नमस्कार। और बहुत दुख है, आज पूरा हिंदुस्तान को गम है, दुख है, जिस प्रकार 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं। और किस प्रकार से आप बताइए, आयरन क्लब से, रॉड से, नदी में गिर के, हाथों से दरिंदगी के साथ उन्हें मारा गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ जनरल गुरमीत जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि इंडिया की आर्मी सक्षम है, एक बहुत ही ब्रेव आर्मी है। मैं एक प्रवक्ता हूं पार्टी का, ना तो मैं मिलिट्री की तरफ से और ना ही मैं देश की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दे सकता हूं, मगर कुछ बातें मुझे आज भिन्न तरीके से रखने दीजिए, क्योंकि आपने राहुल गांधी के बारे में पूछा है। यहां जो एक्सपर्ट बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा, चाइना ये जो वॉरफेयर करता है, उनकी मिलिट्री वॉरफेयर में एक रूल है कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है?
वो आपके देश के अंदरूनी सिस्टम को निचोड़ने की कोशिश करता है, देश के अंदर भी लड़ाई करवाने की कोशिश करता है। उसके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हमारे देश के, अमेरिका में भी, बाकी देशों में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि बॉर्डर पे जब स्कर्मिश हो, लड़ाई हो, तो देश के अंदर भी कहीं ना कहीं उफान मचे। वो मीडिया वॉरफेयर कराता है। मीडिया मतलब कोई टेलीविजन चैनल्स नहीं, इंफॉर्मेशन को कंटेन करना, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करना सोशल मीडिया में, पूरे वर्ल्ड में वो मीडिया वॉरफेयर करता है, और वो लीगल वॉरफेयर करता है। ये सब उनके मेंशन तरीके और हथकंडे हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल जमीन पे लीगली आपके खिलाफ टूट पड़ता है, तो आप बहुत सारे मैदान पे एक साथ आपको लड़ना पड़ता है। आप खुद बताइए, चाइना के खिलाफ ये जो पूरा विषय चल रहा है उसको डील किया जा रहा है। मुझे, आपको, जनरल गुरमीत को और जो भी एक्सपर्ट बैठे और हिंदुस्तानियों को अपने आर्मी पे भरोसा है, अपने सरकार पे भरोसा है। ऐसे में एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वेयर इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाइडिंग, मुझे ये कचोटता है। ना मेरा प्रधानमंत्री छुपता है, ना मेरी आर्मी छुपती है, ना कोई हिंदुस्तानी छुपता। हम क्यों छुपेंगे? हमने क्या पाप किया है? हम सक्षम हैं। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है। 62 में भी हिंदुस्तान महान था, किंतु 62 में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल गलतियां हुई थी जिसको कि मिलिट्री ने भुगता था। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये उभरता हुआ 2020 का हिंदुस्तान है, आत्मविश्वास से लबरेज हिंदुस्तान है, पावरफुल हिंदुस्तान है। मैं प्लीज कहता हूं, मैं कोई राहुल गांधी पे अटैक नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ड हाइडिंग है, कि भारत छुपा हुआ बैठा है बिल के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रतिनिधि है। ही रिप्रेजेंट्स मी, ही रिप्रेजेंट्स जनरल गुरमीत, ही रिप्रेजेंट्स आदित्य त्यागी, ही रिप्रेजेंट्स पयोधी एज वेल। इन सभी लोगों को भारत का प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करता है, और ये कहना देश के विपक्षी नेता द्वारा कि भारत बिल में छुप गया है, ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक कुठाराघात है। राहुल जी, आप सुन रहे होंगे इस डिबेट को, प्लीज डिलीट द वर्ड हाइडिंग। ना भारत कभी छुपा था, ना भारत छुपा है, ना आगे छुपेगा। भारत के पराक्रम को, सेना के पराक्रम को संबित पूरे देश ने देखा है। लेकिन इससे आगे मेरा एक छोटा सवाल आपसे ये है, और मेहमानों के पास हम जाएं उससे पहले, क्योंकि अब देश ये जानना चाहता है आपसे, देश तो कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? देश जवाब चाहता है चीन को। बिल्कुल सही बात है। देखिए अदिति जी, केवल आप ही नहीं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। हम एंटिसिपेट भी कर रहे हैं। दो चीजें हैं, ये समय स्पेक्यूलेशन का और एंटिसिपेशन का नहीं है। बहुत सारे हम स्पेक्यूलेशन करें, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, अभी हम चाइना में घुस जाएंगे, इस प्रकार नहीं होता है। जब एक बड़े से विषय को आप डील कर रहे होते हैं तो थोड़े पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, और अपने डिप्लोमैट्स और अपने मिलिट्री के लोग, टू फॉर्म विषय होता है, एक तो डिप्लोमैटिकली और मिलिटरीली, दोनों पे विश्वास रखिए। तीसरी बात है, देश जवाब देगा, मिलिट्री भी जवाब देगी, सरकार भी जवाब देगी। याद करिए, डोकलाम के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ था 73 डेज का। उस स्टैंड ऑफ के दौरान भारतवर्ष कितना सधा हुआ था, कितना वो बिल्कुल पेशेंस के साथ, श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ काम कर रहा था। नतीजा रहा कि पूरे विश्व ने भारत की तारीफ की कि बहुत पेशेंस के साथ भारत ने अपने एडवर्सरी को अंततः झुका दिया। इसलिए बहुत सारे सामरिक विषयों पे अभी वहां डीएस्केलेशन चल रहा होगा। वैसे में हमारे सिपाहियों की जिंदगी को हम बड़े बड़े बोल कर यहां पर, क्या हम उनको और परेशानी में डालें, या हम इंतजार करें कि किस प्रकार स्ट्रेटेजिकली किस समय मूव करें, वो समय का इंतजार करें। इसलिए कृपया करके विश्वास रखिए, हमारी मिलिट्री और हमारी डिप्लोमेसी दोनों जवाब देगी, बिना जवाब के। डोकलाम में भी राजनाथ जी के घर में बुला करके 14 विपक्षी नेताओं को, आपने डिप्लोमेसी का यहाँ पर जिक्र किया। अचल मल्होत्रा जी, ठीक है डॉक्टर पात्रा। अचल मल्होत्रा जी, हाउ इंपॉर्टेंट इज डिप्लोमेसी राइट नाउ, ये देखते हुए कि हमने 20 जवानों की शहादत दी है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है, और जो तस्वीरें आ रही है, मैं चाहूंगी वो तस्वीरें दिखाएं। आज पूरे देश को वो तस्वीरें देखनी चाहिए, उन फैमिलीज के सेक्रीफाइस को देखना चाहिए, और खासतौर पर उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जो इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं। आज इस देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आज की सबसे भावुक करने वाली तस्वीर है। ये शहीद पिता को एक बच्ची का नमन है। ऐसी ही तस्वीरें 20 परिवारों से आ रही हैं, और इसीलिए ये कर्नल संतोष बाबू का परिवार है, उनकी माता जी हैं, और उनसे पहले जो आपने बच्ची को देखा, छोटी सी मासूम बच्ची को देखा, वो संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की बेटी है।
अचल मल्होत्रा जी, एक तरफ ये तस्वीरें हैं जी जो गुस्सा दिलाती हैं और दूसरी तरफ बातचीत की बात है। डिप्लोमेसी इस वक्त कहां खड़ी है? देखिए आदित्य जी, ऐसी परिस्थितियों में डिप्लोमेसी आइसोलेशन में काम नहीं करती है। इस समय डिप्लोमेसी, आर्मी, ये सब लोग मिलकर, पूरी सरकार एकजुट होकर एक यूनिट की तरह काम कर रही है और सभी फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद जो है वो निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि भारत की नीति ये है कि इस समय जरूरत है संयम और दृढ़ता की, और भारत सरकार जो है इस समय संयम भी दिखा रही है और दृढ़ता भी दिखा रही है। संयम से मेरा ये मतलब है कि अपनी तरफ से हमने कोई प्रोएक्टिव ऐसा एक्शन नहीं लेना जिससे जो ये विवाद बढ़े, एस्केलेशन हो, टेंशन बढ़े और ये जो लोकलाइज्ड इशू है ये बढ़ के किसी लोकलाइज्ड वॉर या बड़ी वॉर में तब्दील हो जाए। और जहां दृढ़ता का सवाल है, हम पूरी तरह से दृढ़ हैं, 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे जब तक स्टेटस को आंते रिस्टोर नहीं हो जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फिलहाल जोर बातचीत के ऊपर है। इतना कहने के बाद मैं आदित्य जी ये भी कहना चाहूंगा कि हमें समझने की जरूरत है ओवरऑल कि पर्सपेक्टिव क्या है। ओवरऑल ये जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि चाइना जो है सिर्फ एक बवाल खड़ा करना चाहता है बॉर्डर के ऊपर, और वो अब ये सिचुएशन है धीरे धीरे डीएस्केलेट हो जाएगी और डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन डिसएंगेजमेंट के चलते हुए इस तरह का जो एक हादसा हो जाना, ये साफ दर्शाता है कि चाइना में कहीं ना कहीं ये सोच है कि अभी हमें डिसएंगेज नहीं करना, डीएस्केलेट नहीं करना और इस इशू को जिंदा रखना है। तो जिस लार्जर पर्सपेक्टिव की बात मैं कर रहा था, जिस समझने की जरूरत है कि क्यों जिंदा रखना चाह रहा है चाइना इसको, क्योंकि चाइना पे इस समय पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है। कोरोना के चलते हुए पूरी दुनिया, बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने खुल के अपनी चाइना के खिलाफ आवाज उठाई है। चाइना को यह खतरा है कि इस एंटी चाइना कैंपेन का कहीं भारत भी हिस्सा नहीं बन जाए। भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं अपनी आर्थिक इंटरेस्ट को देखते हुए, जैसे हमने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी हाल ही में चेंजेस किए हैं, जिसके चलते चाइना को खतरा है कि वहां से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर स्क्रूटिनी होगी। और फिर ये जो इस हालात में वो भारत को प्रेशराइज हर तरफ से करना चाहता है। आज जो नेपाल में नक्शा इशू हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखाया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने चाइना के प्रेशर में, उसको भी आपको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया जानती है कि परिस्थितियां 1960-62 की नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर वॉर का किया जाए, और ये बात तो इस बार चीन को बता भी दी है, ये बात इस बार चीन को बता दी है। लेकिन प्रोफेसर बी आर दीपक, आप तो बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं चीन पर, आपने कई समीकरणों को भी समझाया है अपनी किताबों के जरिए। जो अचल मल्होत्रा कह रहे थे उसी बात को आगे मैं चाहूंगी थोड़ा सरलता से आप दर्शकों तक लेकर जाएं। क्या ये कारण है कि चीन का ये जो एंटी चीन सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं लोगों के बीच में, और अमेरिका से दोस्ती हो गई भारत की, कोरोना को लेकर चीन पर सवाल उठे, उसी का क्या ये नतीजा है कि चीन इस तरह से बौखलाया हुआ है? और इसी के साथ जो 1962 वाली उसने नीति अपनाई थी विश्वासघात की, वो उसने इस बार भी अटेम्प्ट की, वो सफल नहीं रहा। लेकिन मेरा जो नजरिया थोड़ा इसमें अलग है। हालांकि ये कड़ियां जरूर सतह पर देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं और चीन के जो एक्सपर्ट हैं वो भी बात करते हैं कि जो धारा 370 हटाई हमने, जो धारचूला से हमने लिपुलेख की सड़क बनाई, या फिर जो तमाम दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, जिस तरह से हम अमेरिका के समीप आ रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और जो क्वाड की बात हो रही है, ये बहुत सारे अभी तक लोगों ने चर्चाएं की हैं इस पर। लेकिन मेरा मानना, जहां तक सीमा विवाद है, तो उसमें चीन की जो समझ है वो ये है कि 2 कदम आगे चलेंगे और 1 कदम पीछे हटेंगे जहां तक विवाद की बात है। और जो 1 कदम वो गेन किया है, 1 कदम का उसको जो लाभ हुआ, उसको फिर वो जो स्टेटस को में परिवर्तित करके या फिर फेट एंड कंप्लाई में उसको परिवर्तित करके लोगों के सामने पेश करेंगे। तो ये उसकी समझ एलएसी पर है। ये समझ क्यों है? क्योंकि वो समझता है कि जो एलएसी है उसके लिए बहुत ही एक्सेसिबल है,
क्योंकि उसने जो पिछले 40 सालों में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, चाहे वो तिब्बत का इलाका हो या फिर चाहे वो शिनचांग का इलाका हो, उसमें उसने बहुत बढ़िया तरीके से रेल लिंक से लेकर के, जो हाईवे से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के बहुत ही जाल बिछा दिया। तो जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी, जो पहुंच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी, जो काफी सुदृढ़ है। और जब भारत इस तरफ से उसको सुदृढ़ करना चाहता है, जो खास करके हमने जो दुर्बक श्योक और जो दौलत बेग ओल्डी की रोड बनाई है, तो चीन को ये थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि अब तो भारत वाले भी इधर आ गए हैं। और इसीलिए जो इसकी जो समझ है खास करके जो LAC पर है कि उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, क्योंकि चीन समझता है कि वो उसके हक में है अभी। और भारत को मुझे लगता है कि इसके मद्देनजर एक तो जो अपना काम है LAC के जो आसपास जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो रोड बिल्डिंग है, जो फीडर रोड्स हैं, उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना। तो कुल मिलाकर अभी इस बात पर जो रणनीति है वो बनानी बहुत जारी है। हाँ, लेकिन जी अदिति, बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन सवाल कई है। एक तरफ चीन बातचीत की टेबल पर रहता है, लेकिन उसका एक्शन इसके ठीक उलट होता है। और इसीलिए ये जो ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला है, जो विश्वासघात है, इसके बाद हिंदुस्तान के पास क्या क्या विकल्प हैं और हिंदुस्तान कौन से विकल्प का इस्तेमाल करेगा, हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आप भी रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.